हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई के लिए, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो इस लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर को हम 3 कंसेप्ट एड ऑन में कवर करेंगे, जिसमें पहला जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें बस हम न्यूटन्स के डिफरेंट 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है ये टर्म इनर्शिया से। अब इनर्शिया है क्या? इनर्शिया को बताने से पहले एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा खुद का। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं मेंटेन करना चाहूंगा कि मैं अगर खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही रहूं, ठीक है। ये मेरे बॉडी की प्रॉपर्टी है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे इस पोजीशन से हटा ना दे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अपना पैर बढ़ाया तो मेरे मस्कुलर फोर्सेस काम किए और मुझे इस पोजीशन से मूव किया, ठीक है। तो वैसे ही सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक बॉडी के लिए ये प्रॉपर्टी काम करती है। हर एक बॉडी की ये खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखना चाहे, ठीक है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। देखो, समझते, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन टू चेंज ऑफ स्टेट, राइट। वो कभी भी खुद से नहीं जाएगी कि बिना कोई फोर्स के, बिना किसी चीज के मैं अपना स्टेट चेंज करूं, ठीक है। वैसे ही तो जैसे कि मैं अगर ये कोई भी एक बॉल या फिर एक बॉक्स को टेबल पे रख देता हूं, जब तक मैं उसे टच ना करूं वो वहीं की वहीं लगी रहती है, राइट, वहीं की वहीं रहती है। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में हमने समझा है। अब समझते हैं ना कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है, या इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है। कैसे हम बता सकते हैं किस में ज्यादा इनर्शिया होगा, किस में कम इनर्शिया होगा? इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास, और मेजरमेंट ऑफ मास को हम इनर्शिया कह सकते हैं, ठीक है। एनालॉजी है ये। कैसे? जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगी उसकी ज्यादा इनर्शिया होगी, ठीक है। जो हेवियर नहीं होगी, मतलब जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगी, उसकी कम इनर्शिया होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं बताया कि आपने टेबल पे किसी एक बॉक्स को रख दिया है, ठीक है। जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूं कि टेबल है ये, और ये इसके ऊपर आपने अपनी एक बुक रख दी है, ठीक है, बुक रख दी है। अब इसकी इनर्शिया, इसकी कुछ एक मास है और इसी मास पे डिपेंड करती है क्या? इनर्शिया, ठीक है। अब ये हो गया बुक। अगर उसी रूम में एक अलमीरा है, बड़ा सा अलमीरा, लोहे का अलमीरा अगर रखा रहता है, तो उसकी मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी मैं अगर इस पे थोड़ी सी इस पे फोर्स दूंगा, थोड़ा सा फोर्स दिया, तो ये बुक आराम से मूव कर जाएगी। मतलब ये रेस्ट में थी, तो इसकी इनर्शिया क्या है? रेस्ट है। तो ये अब अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं या फिर थोड़ा सा भी इसे पुश करूं, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी। बट क्या उतना ही फोर्स दे के मैं उस अलमीरा को मूव कर सकता हूं? लोहे की जो भारी अलमीरा है, नहीं मूव कर सकता हूं, क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसकी ज्यादा है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन पे हम बाद में आते हैं, बट उसकी इनर्शिया ज्यादा है, अलमीरा की इनर्शिया ज्यादा है, तो इसीलिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसे हम थोड़ा सा मूव कर सके, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसकी मास ज्यादा है उसमें ज्यादा इनर्शिया लगेगा, जिसकी मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। हेवियर द बॉडी द ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट्स एंड हेंस ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। जितनी भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनर्शिया की 3 टाइप होती है। क्या है वो 3 टाइप? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टाइप होती है कि रेस्ट वाली इनर्शिया, जैसे कि मैं वो बुक वाली बात कर रहा था, मोशन की इनर्शिया, ये तीनों पे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला टाइप ऑफ इनर्शिया दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। 3 टाइप को इनर्शिया हम जानते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो रेस्ट के बारे में समझते हैं। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट?
तो इनर्शिया क्या होती है पहले ये बता दो। हाँ, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है कि एक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी जो उसे अपनी खुद की स्टेट में रखना चाहता है, उसकी रेजिस्टेंस जो अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो स्टेट मोशन का हो सकता है या तो रेस्ट का हो सकता है। तो अगर रेस्ट का मोशन है, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे कि ये टेबल पे मैंने बुक रख दिया, अब इसकी मोशन क्या है, जीरो है, कोई मोशन नहीं करा। टेबल जैसे स्टेबल है उसके ऊपर ये बुक्स क्या है, वो भी स्टेबल है। तो ये बुक्स क्या चाहेगी कि मैं अपने मोशन को मेंटेन करके रखूं। मोशन यानी कि अपने स्टेट को, सॉरी नॉट मोशन, अपने स्टेट को मेंटेन करके रखो। तो इसकी स्टेट क्या है, अभी रेस्ट है। तो ये चाहेगी कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। बट ये कब तक रेस्ट पे रह सकती है, जब तक कि ना इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। और फोर्स भी कितनी होनी चाहिए, उतनी सफिशिएंट फोर्स होनी चाहिए जो इस इनर्शिया या फिर इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम कर सके और ये आगे चले जाए। राइट, मोशन इतनी, सॉरी फोर्स इतनी होनी चाहिए ताकि एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो और ये आगे की ओर मूव करे या फिर इसमें कोई एक मोशन आ जाए। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ rest, the inability or inability of a body to change itself is state of rest. ठीक है, this means body at rest will remains to be at rest. ठीक है, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, इसीलिए बुक्स को हम रख देते हो वहीं के वहीं रहती है। ठीक है, अब देखो दूसरा टाइप जो आता है वो क्या आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे रेस्ट के बारे में कहा था कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, तो मोशन में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन ये बताती है कि जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए। नाउ आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन में है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, हमने पिछले के 2 चैप्टर में यही डिस्कस किया है कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म क्या मोशन का मतलब यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक पार्टिकल, एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी उसे हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इससे इनर्शिया का क्या लेना देना, तो लेना देना है। इनर्शिया क्या कहता है कि जब तक कोई फोर्स ना अप्लाई हो या फिर कुछ मेरे पे कुछ इफेक्ट ना हो तब तक मैं अपने स्टेट को मेंटेन करके रखूंगा। तो अगर वो मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो मोशन में रहना चाहिए, ये कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। बट अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं है। देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है इसका मतलब क्या है, उसकी मोशन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कब होती है, जब फोर्स अप्लाई होता है। तो जब फोर्स अप्लाई होता है तो इनर्शिया तो टूट गई या फिर इनर्शिया से आगे चली गई वो। ठीक है, ओके, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नाउ सी it is the inability of a body to change by itself its uniform motion. That is, if a body is in uniform motion, it will remain in uniform motion, neither accelerate nor retard, okay, on its own. मतलब खुद से accelerate या retard नहीं करेगी जब तक कि ना कोई external force उस पे लगे। ठीक है, तो देखो एक यूनिफॉर्म इनर्शिया ऑफ मोशन की क्या एग्जाम्पल हो सकती है, देखते हैं। तो जैसे कि ये कार का क्रैश टेस्ट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ये जो डमीज है ये क्या हो रही है, जैसे ही कार रुक जा रही है, ठीक है, कार रुकी मतलब कुछ ब्रेक्स में कुछ फोर्स अप्लाई हुआ, इसका क्या आउटपुट निकला कि कार रुक गई। बट ये जो 3 डमीज है ना, या फिर 3 अगर इंसान भी होते तो वो क्या जा रहे थे, वो मोशन में हो रहे थे, मोशन में जा रहे थे। ठीक है, तो इसकी इनर्शिया क्या थी, इनर्शिया ऑफ मोशन है कि मैं अगर मूव कर रहा हूं तो मैं मूव ही करना चाहता हूं, बट मुझे जबरदस्ती रोक दिया गया। ठीक है, जबरदस्ती रोक दिया गया, बट मेरी टेंडेंसी क्या है, मोशन की, इसीलिए रोका भी गया, जैसे ही रुका उसलिए हम आगे चले जाते। तो ऐसा आपने बस में, ट्रेन में बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो देखो ये देखो गाड़ी रुक गई है बट ये आगे चले गए। ठीक है, इस वाले को फोकस करो, वो भी आगे निकल गए।
ठीक है, तो इससे हमें दो चीज सीखने को मिलती है। क्या दो चीज? एक तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और दूसरा क्या है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो अपनी नाक तुड़वाओगे तुम। ठीक है, तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, डायरेक्शन क्या है? तीन टाइप की इनर्शिया होती है। तो जैसे ही रेस्ट में क्या था कि खुद ब खुद अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगी, वैसे ही मोशन में क्या था? खुद अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहेगी। वैसा ही तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी यही, उसकी प्रॉपर्टी यही रहेगी कि मैं सेम पाथ को मेंटेन करके मैं जाता रहूं। ठीक है, सेम पाथ को मेंटेन करके जाता रहूं, खुद ब खुद मैं अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या होती है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन of motion, that is a body continues to move along the same straight line unless compelled by some external forces। ठीक है, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है तब तक वो सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करती जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल में क्या है, ये रहा, देखो ये बेसबॉल का एक मैच है, तो ये जो पिक्चर है मतलब बेसबॉल की ये जो बॉल फेंक रहा है, तो ये क्या देख रहा है कि जब तक इसमें फोर्स नहीं लग रही है अपने डायरेक्शन को मेंटेन कर रही है। ये सीधा अगर बॉल फेंका जाए तो सीधी जा रही है बॉल। देखो बॉल के मोशन को नोटिस करो, सीधी गई बॉल। ठीक है, अब देखते हैं अगर फोर्स लग गया हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने समझा कि अगर कोई बॉल में फोर्स नहीं है तो ये सीधी जा रही है बॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि जैसे कि यहां पे देखो, ये जर्मनी और स्पेन का फेमस मैच है। यहां से देखो कॉर्नर किक से बॉल को किक किया गया। ठीक है, अब देखो तो इस बॉल की डायरेक्शन मतलब टेंडेंसी क्या थी कि मैं सीधा ही जाऊंगा। ठीक है, ये बॉल मैं सीधा ही जाऊंगा, बट यहां पे इस प्लेयर ने क्या किया? हेडर मारा। तो जैसे ही इसने हेडर लिया इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉल की डायरेक्शन क्या है? चेंज हो गई। तो इसका हेडर मतलब यहां पे एक फोर्स लगा, तो जैसे ही बॉल पे फोर्स लगा इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई। अगर फोर्स नहीं लगता तो बॉल सीधी चली जाती। ठीक है, तो ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है वो? मोमेंटम। मोमेंटम वैसे तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट मोमेंटम से जब भी बुक में भी पढ़ो या फिर किसी से समझो भी तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। बट इसके फिजिकल मीनिंग को हमने समझने की कोशिश बहुत कम की है। जिसने कोशिश की है उसे तो समझ में आ गया, जिसने नहीं कोशिश की है तो मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, मोमेंटम एक्चुअली है क्या? ये मोमेंटम टर्म काफी कॉमन होता जा रहा है ना, है भी कॉमन कि एक पार्टिकल में मोमेंटम नहीं है, एक पार्टिकल में मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या है वो समझना है। तो मोमेंटम क्या बताती है ना कि एक बॉडी, ठीक है, मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होगी? किसी एक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं, उसकी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होगी मोमेंटम। अब उस बॉडी का क्या एक कंडीशन होना चाहिए कि उस बॉडी में होना चाहिए मास। ठीक है, जीरो मास है, पॉइंट पार्टिकल है, तो मोमेंटम हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, जीरो मास है तो जीरो मास वाली तो कोई पार्टिकल होती नहीं है ऐसे। ठीक है, बाद में जाओगे तो बाद में जब फिजिक्स में और आगे पढ़ोगे तो इसके बारे में भी आप समझोगे कि जीरो मास की कौन सी पार्टिकल होती है। ठीक है, तो देखो बॉडी की ये कंडीशन क्या है कि एक बॉडी में होना चाहिए मास। ठीक है, अब मोमेंटम क्या बताता है कि एक बॉडी जिसकी मास है उसमें कितना मोशन है, मोशन है भी कि या नहीं, ये जो बताती है ना वो क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी कितना मोशन है एक मास में। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी मोमेंटम क्या है? जीरो है, क्योंकि मोमेंटम क्या बताती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरी मोशन की क्वांटिटी क्या है? मैं तो मूव कर ही नहीं रहा हूं, तो मोशन की क्वांटिटी जीरो, तो मेरी मोमेंटम जीरो। समझ में आ रही है? और मोशन में होऊंगा तो मेरी कुछ मोमेंटम होगी।
तो वो जो कुछ मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है? मेरा मोशन पे। मेरा मोशन यानी कि मेरे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और कंडीशन क्या है कि मास होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो इसीलिए मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। दैट्स व्हाई वी राइट मोमेंटम इक्वल्स टू मास m इंटू वी। और इसे डिनोट करते हैं कैसे? p से डिनोट करते हैं। ठीक है, p से डिनोट करते हैं, p इक्वल्स टू mv। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं साइड में लिखता हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल रखा हूं मैं। P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ गई कि मोमेंटम क्या बताती है कि कितना मोशन है। मोशन कम है तो मोमेंटम कम है, और अगर मोमेंटम ज्यादा है, मोशन ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे देखो यहां पे अगर आप स्टैंडिंग जंप करो, ठीक है, तो बहुत कम डिस्टेंस ही जंप कर पाओगे। क्या कर रहे हो आप? यहां पे खड़े हो और यहां से आप जंप करना स्टार्ट करते हो, जस्ट यहीं से, तो आप कुछ ही दूर तक जंप कर पाओगे, बहुत ज्यादा जंप नहीं कर पाओगे। जैसे कि इस एथलीट ने किया, यहां से बस इतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? तो जब ये स्टार्ट कर रहा था ये पोजीशन पे, तब इसकी क्या है? मोशन कुछ थी? नहीं थी। इसने थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट किया बाय स्विंगिंग हिज हैंड। और क्या किया? जस्ट बेंडिंग हिज नी। इसने थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट किया क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी मोशन में आई है, तो थोड़ा सा मोमेंटम मिला। थोड़ा सा मोमेंटम मतलब थोड़ी सी ही मोशन हो पाई। ठीक है, मतलब थोड़ी ही दूर जा पाई है। ठीक है, अब यही एक लॉन्ग जंप पर अगर देखा जाए तो वो क्या करते हैं? वो बहुत दूर से रनअप लेके आते हैं। रनअप लेके आने से क्या होता है? इसकी वेलोसिटी क्या है? बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब इसने ज्यादा मोमेंटम गेन किया। अब ज्यादा मोमेंटम गेन करने के कारण इसने ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। देखो जंप कहां पे हो रही है? यहां से जंप करके ये इतनी दूर ट्रैवल कर रहा है। बट वही अगर बिना रनअप के, मतलब बिना मोशन के मैं जंप करूं तो मैं थोड़ी ही दूर जंप कर पाऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो मोमेंटम इस एथलीट में जो रनअप ज्यादा लेके आया है उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू मोमेंटम इन दिस, जो जब बस स्टैंड होके जंप कर रहा है। ठीक है, वैसे तो दोनों ही एक्सरसाइजेज है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एथलीट बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो देखो समझ में आ गई बात कि मोमेंटम कब ज्यादा, मोमेंटम कब कम। ठीक है, मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, काफी दूर से ट्रैवल करके आ रही है, राइट। और रनअप ले रही है मतलब इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, स्पीड मतलब एक स्पीड में आ रही है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं है, बिल्कुल कम है, राइट, सिर्फ स्विंगिंग हिज आर्म्स, यही है थोड़ा सा मोशन इसमें। तो इसीलिए मोमेंटम कम, मोमेंटम ज्यादा। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सर आइजक न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। क्या है वो? पहला है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया तो मुझे लगता है आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या होती है। 3 टाइप की जो इनर्शिया है वो क्या है, मोमेंटम भी समझ गए हो। तो उन इनर्शिया मोमेंटम का यूज करके फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ जो इनर्शिया हमने पढ़ा था उसके सिमिलर ही है। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट, ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और state of uniform motion until and unless any external unbalanced force is applied। ठीक है, तो यहां पे 3 वर्ड जो है वो बहुत समझने वाली वर्ड है। क्या है वो 3 वर्ड? कि पहला तो है ये until and unless, ठीक है, ये फ्रेज। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। और तीसरा क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। until and unless, एक्सटर्नल, अनबैलेंस फोर्स। इन तीनों को समझते इजीली क्या होती है? देखो इनर्शिया में क्या कहा था कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी और टेंडेंसी जिसे वो अपने स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करती है। बट रेजिस्ट कब तक करेगी? जब तक कि ना उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। वो फोर्स कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। मतलब जैसे कि उस बॉल वाले एग्जाम्पल को समझो
कि एक बॉल सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब तक कि ना वो हेडर लगा तब तक उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो वो हेडर क्या था? एक एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे एक बॉक्स है, सपोज करते हैं कि यहां पे एक बॉक्स रखी हुई है, तो ये बॉक्स तब तक यहां पे रहेगी जब तक कि ना इस पे कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, जैसे इस पे फोर्स लगती है, जैसे इस पे फोर्स लगती है, ये क्या करेगी? उस तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक कि फोर्स ना लगे तब तक वो, या तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या मूव कर रही है तो मूव करते रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, फोर्स कितना होना चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वैसे अगर इस बॉक्स को मैं धक्का लगाऊं तो मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, सो दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब इतना फोर्स होना चाहिए कि आपका फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स, वो ज्यादा हो। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट को हम इजीली समझ जाएंगे जब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि जैसे ही अगर आप सपोज करो कि आप अपने वॉल को धक्का दे रहे हो, जैसे ये दीवार है, इसको मैं अगर पुश करूं तो क्या होगा? मेरे में इतनी ताकत है क्या मैं इस दीवार को पुश करके धकेल दूं? नहीं ताकत है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जितना फोर्स मैं इस दीवार को दे रहा हूं उतना ही फोर्स ये मुझे वापस कर रही है। ठीक है, जितना फोर्स ये दीवार को दे रहा हूं उतने ही फोर्स दीवार मुझे वापस कर रही है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब तक फोर्स इक्वल है कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं हाथ ऐसे करके खड़ा रह जाऊं और मुझे एक इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, अगर दोनों की फोर्स इक्वल है तो मैं यहीं पे रहूंगा। किसी एक की फोर्स ज्यादा है तो मैं इस तरफ आऊंगा, अगर इसकी फोर्स ज्यादा है तो मैं इस तरफ आऊंगा। सो ये कंडीशन होता है क्या? अनबैलेंस केस में। अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं इसका मतलब क्या है? दोनों की फोर्स इक्वल है। इक्वल फोर्स मतलब बैलेंस्ड फोर्स। अनइक्वल फोर्स जैसे ही होती है तो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मूव करने के लिए कोई भी अगर पार्टिकल या फिर बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है, उसके मोशन को चेंज करने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको समझते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द स्टेट दैट it states that the rate of change of momentum is directly proportional to the external applied force on the body, and this change take place in the direction of the applied force. ठीक है, तो मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं, बॉक्स वाले एग्जांपल में फोर्स मैंने अप्लाई किया, अब इसकी जो चेंज इन मोशन हुई, राइट, इसमें जो एक मोमेंटम आया, मोमेंटम कैसे आती है? मैंने पिछले ही जस्ट कुछ देर पहले ही बताया कि मोमेंटम कैसे आती है, कि कितना मोशन है, क्वांटिटी में कितना मोशन है। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें मोशन आ गया। तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुई, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पहले इसकी मोमेंटम क्या थी? 0, जब ये रेस्ट पे थी। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया इसमें कुछ एक मोमेंटम आ गई, सपोज P। अब क्या है, मैं फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूं, इसमें मोशन आते जा रही, ये मोमेंटम से मूव करते जा रही। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, 0 से कुछ हुआ फिर कुछ हुआ, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सटर्नल फोर्स के। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम है P, चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं dP, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिखते हैं dP/dt। तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू dP/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये समझ में आ गई बात। अब देखो, F इक्वल्स टू K इंटू dP/dt। ठीक है, मोमेंटम क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी। सो K मास, मास को मैं बाहर निकालता हूं, dV/dt, dV/dt। ठीक है,
अब ये dv dt क्या है, देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। अब मास क्या है, मास तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो सकता है, वेलोसिटी ही चेंज हो सकती है, ठीक है। तो dv dt ये क्या है, dv dt ये होती है एक्सीलरेशन। सो फोर्स इक्वल्स टू kma, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, अगर k की वैल्यू मैं 1 मानता हूं तो am इंटू a, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, k को 1 कंसीडर कर लेते, ठीक है। तो F इक्वल्स टू ma हो जाता है। ये क्या है, ये है फोर्स, a क्या है, एक्सीलरेशन है, m क्या है, मास है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है फोर्स के। तो इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जुड़ा हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ट्रू लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ दोनों ही डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज वो क्या है कि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस पे एक एक्सीलरेशन आती है, ठीक है। ये हमने समझा यहां से कि क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फिर वहां से हमें क्या मिलती है, एक्सीलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाए तो एक एक्सीलरेशन हमें मिलेगी। अब उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होगी। मतलब जिस तरफ फोर्स है उस तरफ क्या एक्सीलरेशन हो रही है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। देखो, तो जब भी अनबैलेंस फोर्स होता है, मतलब मुझे अगर ये इस तरफ अगर फोर्स आया FA और इस तरफ से भी मुझे कोई फोर्स मिल रहा है एक बॉक्स को, ठीक है, FB, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू नेट फोर्स F नेट, वो क्या हो जाएगा, FA माइनस FB, ये होगा FA माइनस FB, ठीक है। तो इस नेट फोर्स की डायरेक्शन बताएगी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। अब इस नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें पता है अगर जिस तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन भी उस तरफ है। मतलब अगर FA कम फोर्स लगा रहा हो, FB ज्यादा फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये बॉडी क्या होगी, इस तरफ मूव करेगी और नेट फोर्स भी इसी तरफ लगेगा, ठीक है। फाइनली बॉडी क्या है, इस तरफ मूव करेगी, नेट फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो जिस तरफ नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी भी उसी तरफ होती है, ठीक है। ये जो छोटा सा कंसेप्ट हमने पढ़ा ना कि जिस तरफ नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उस तरफ एक्सीलरेशन ऑफ नेट फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी होगी। ये छोटा सा क्वेश्चन हमें हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, उससे इक्वेशन कैसे लाया जाता है, ये सब जब हम पढ़ेंगे ना तो ये वाली छोटी सी कंसेप्ट जो है वो हमें काम में आएगी। एक नया टर्म आता है इंपल्स। अब ये इंपल्स क्या है, वो बाइक नहीं, इंपल्स वाली बाइक नहीं। देखो इंपल्स क्या है, फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए क्या होता है जो लगता है उसे कहते हैं इंपल्स। जैसे कि थप्पड़, राइट, फोर्स तो है बट जैसे आपके गालों पे पड़ती है तो बहुत ही कम समय के लिए लगता है वो, राइट, लेकिन एक फोर्स आपको महसूस होता है। तो जो फोर्स बहुत से कम सेकंड के लिए लग रहा हो, बहुत कम समय के लिए, उसे क्या कहते हैं, इंपल्स, ठीक है। फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब जो नेट फोर्स है उसका मेजर जो होता है उसे कहते हैं क्या, इंपल्स, ठीक है। और इंपल्स को लिखते हैं इंपल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, और ये टाइम क्या है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पे भी बेस्ड एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बैट्समैन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉल और बैट को नोटिस करो, बॉल में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बैट भी क्या है, यहीं पे है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में हो या फिर रुका हुआ हो, कैसे भी। तो जैसे ये फोर्स अप्लाई होती है ना, देखो ये जस्ट दिस पॉइंट पे जहां पे बॉल जस्ट बैट को टकरा रही है, ठीक है। तो टकरा के इसने क्या किया, अपने डायरेक्शन चेंज किया या फिर अपने मोशन चेंज किया, कुछ भी चेंज किया हो, राइट। तो चेंज किया मतलब इसमें क्या लगी, एक फोर्स लगी। तो ये जो फोर्स लगी, लेकिन कितने समय के लिए लगी, बहुत ही कम समय के लिए, t टेंडिंग टू 0, कुछ इस टाइप के लिए, t टेंडिंग टू 0, कुछ इतने ही टाइम के लिए फोर्स लगी,
है ना। जैसे ही आप बैट से बॉल को हिट करते हो, बॉल क्या करती है, मूव करने लगती है। क्रिकेट तो खेलते ही होगे सब, राइट। कुछ भी गेम खेलो, बॉल को जैसे ही हिट करते हैं तो वो जो हिट वाली जो पॉइंट है ना, जहां पे हिट हो रही है, वहां पे कितने टाइम के लिए फोर्स लगा, बहुत कम टाइम के लिए, उसे क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि इंपल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, या इंपल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो एक फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए लग रहा हो, तो जैसे ही हिट हुआ उस समय क्या है, फोर्स मैक्सिमम है। तो अगर मैं फोर्स और टाइम की कर्व बनाऊं एक, राइट, यहां पे फोर्स वाई एक्सिस और टाइम है एक्स एक्सिस में, अगर फोर्स और टाइम के बीच में कर्व बनाओ तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा कर्व। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब ये क्या बताता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, इतनी सी टाइम के लिए क्या है, फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये क्या है, इंपल्स है। अब नेट फोर्स, इंपल्स को कैसे मेजर करते हैं, इंपल्स ऑफ अ फोर्स दैट इज द नेट फोर्स फ्रॉम टाइम t1 से लेके t2 तक। ठीक है, और इसे हम मानते हैं dt, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, नेट फोर्स। एंड नेट फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ, सॉरी, इंपल्स ऑफ फोर्स इज द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स और नेट फोर्स। ठीक है, तो इंपल्स को कैसे मेजर करेंगे, देखो फोर्स और टाइम का कर्व है, इसका अगर एरिया अंडर द कर्व की मैं बात करूं, अगर ये जो पतली सी रेक्टेंगल है इसे मैं कंसीडर कर रहा हूं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, इसकी एरिया मुझे क्या बताएगी, इसकी एरिया जो है वो क्या बताएगी, एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में क्या है, फोर्स है, ब्रेथ में क्या है, टाइम है, टाइम है, तो फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होती है। तो एरिया अंडर द एफ टी कर्व विल टेल अस इंपल्स। ठीक है, अब देखो समझते हैं, जैसे कि इंपल्स को कैसे लिख सकते हैं, डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 तक, नेट फोर्स हमें पता करनी है, नेट फोर्स क्या है, और एवरेज फोर्स जो भी बोलो, t1 से t2 f विच इज फंक्शन ऑफ t dt। ठीक है, अगर यही जो है, ये जो हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसिडर किया है, इसको इंटीग्रेट करके अगर मैं t1 से t2 तक करूं तो ये पूरा का पूरा एरिया बता देगा मेरा। ठीक है, और वो एरिया क्या है, मेजर ऑफ इंपल्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूं फ्रॉम 0 टू i तो मुझे क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू f dt t1 से t2। ठीक है, t1 से t2। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, t1 से t2 तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि dp dt, वेयर p इज द मोमेंटम, और यहां पे एक dt है, dt dt विल कैंसल आउट, हमें जो मिलेगा वो क्या है, इंपल्स इक्वल्स टू t1 से t2 dp। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, dp का इंटीग्रेशन करोगे, क्या आएगा, सिर्फ p आएगा, यानी कि p एट t2, मोमेंटम एट टाइम t2 माइनस मोमेंटम एट टाइम t1। ठीक है, तो मोमेंटम एट टाइम t2 को हम लिखते हैं, हम लिख सकते हैं p2, राइट, माइनस p1, मतलब यहां पे जो मोमेंटम थी वो है p1, यहां पे जो मोमेंटम थी वो है p2। समझ में आ रही बात, ये मोमेंटम कब की है, जब बॉल हिट की, एक पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स, उसके बाद फिर से फोर्स कम हो गई, टाइम जैसे जैसे खत्म हुआ। ठीक है, तो उसी की बात करो, p2 माइनस p1, p2 क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, I इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखता हूं बना के, I इक्वल्स टू p2 माइनस p1, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, p2 में मैं लिखता हूं कि फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 मैं मान लेता हूं। तो I को कैसे लिख सकते हैं, m इंटू v2 माइनस v1। ठीक है, ये है, इसे ही हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
थ्योरम। समझ में आ गई बात कि इम्पल्स क्या होती है। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द इम्पल्स ड्यू टू द फोर्स F इक्वल्स टू AI कैप प्लस BTJ कैप, ओके, वेयर टू A इक्वल्स टू 2 न्यूटन, राइट, एंड B इक्वल्स टू 4 न्यूटन पर सेकेंड। Okay, if this force acts from Ti equals to 0 to Tf equals to 0.3, तो इम्पल्स क्या होगी? इम्पल्स होती क्या है? देखो इम्पल्स क्या होती है, इसे हम लिखते हैं T1 से T2 तक इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dt। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, T1 दिया गया है 0, Tf क्या दिया गया है 0.3, और फोर्स को किस टर्म्स में लिखा गया है, AI कैप प्लस BTJ कैप, इस टर्म्स में लिखा गया है dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करो इसका, a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहां पे क्या होगा, सिर्फ हम लिख सकते हैं at। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, at, 0 से 0.3 तक, प्लस bt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, bt स्क्वायर बाई 2, 0 से 0.3 तक। समझ में आ रहा है? अब देखो a भी पता है और t की वैल्यू हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो a इंटू t क्या है 0.3 प्लस b इंटू टी स्क्वायर क्या है 0.3 की स्क्वायर, ओके, बाय 2। अब a की वैल्यू भी दी गई है 2 न्यूटन, b की वैल्यू भी दी गई है 4 न्यूटन, तो 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6, तो 0.6, ओके, आई कैप लगाना भूल गया, आई कैप यहाँ पे, जे कैप यहाँ पे, आई कैप जे कैप होगा, तो 0.6 आई कैप और इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.18 जे कैप। तो ये क्या आ गया हमारा इम्पल्स, 0.6 आई कैप प्लस 0.18 जे कैप, प्लस होगा बीच में, ओके। एक और एग्जांपल इम्पल्स पे बेस्ड, अ बॉल इज फॉलिंग विद वेलोसिटी vi इक्वल्स टू -0.65 आई कैप माइनस 0.35 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ओके। इनिशियल वेलोसिटी इस फॉर्म में दी गई है, इज सब्जेक्टेड टू नेट इम्पल्स i इक्वल्स टू इतना, इम्पल्स भी दी गई है। इफ द बॉल हैज a mass of 275 gram, then calculate its velocity immediately following the impulse। जस्ट इम्पल्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक वेलोसिटी से एक बॉल आ रही है, ठीक है, अब बॉल नीचे गिर रही है एक वेलोसिटी से, अब वो ग्राउंड के साथ इम्पल्स उसने क्रिएट किया, तो जैसे इम्पल्स के बाद जस्ट उसकी तुरंत वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड, नॉट न्यूटन पर सेकेंड, वो होती है न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम है, तो न्यूटन सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, I इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1, मतलब mv2 माइनस v1, ठीक है। अब सारा का सारा वेक्टर में ही है, तो I क्या है, I वेक्टर दिया गया कितना 0.6। अच्छा, I वेक्टर निकालने से पहले, I वेक्टर को लिखने से पहले ये हमें पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो उस वाले टर्म को अलग से लिख देते, तो I बाई m इक्वल्स टू v2 माइनस v1, हमें चाहिए क्या, v2 चाहिए, तो v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा I बाई m प्लस v1, ठीक है। तो I बाई m प्लस v1, v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, I वेक्टर कितनी दी गई है 0.6 आई कैप प्लस 0.18 जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय द मास, मास कितनी है 1/275 ग्राम, ठीक है, क्योंकि मास नीचे है तो हमने 1/275 लिख दिया। v1 कितना है, v1 क्या है, v1 दी गया है, v1 यानी कि इनिशियली दैट इज 0.65 आई कैप माइनस 0.35 जे कैप। कैसे इक्वेट करेंगे अब, 0.6
आई कैप वाला टर्म आई कैप वाले टर्म से इक्वेट करो, जे कैप वाला टर्म जे कैप वाले टर्म से इक्वेट करो, लेकिन यहां पे 1/275 क्या है, डिवाइडेड बाई आई है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा V2 वो कुछ इस तरह होगा। तो इसको इक्वेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या है, 1.53 आई कैप प्लस 0.305 जे कैप। ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इक्वेट करके देख लेना, कैलकुलेटर यूज कर लेना अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी जो हम पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या, जो सबसे पहले याद हो जाती है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझते कि क्या होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें ना दो चीजें पता चलती है। क्या है वो दो चीजें, एक तो ये है कि फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर्स में काम करती है। दूसरा जो पता चलता है वो एक्सटर्नल फोर्स का जो ओरिजिन है, कहां से फोर्स आया, वो हमें पता चलता है कहां से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अच्छा, ये जो फोर्स पेयर्स में काम करती है ये कैसे काम करती है, तो जैसे कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैं अगर इस बोर्ड को, इस दीवार को पुश करूं तो क्या होगा, तो ये उतने ही फोर्स से वापस मुझे पुश करेगी। चूंकि दोनों का फोर्स बैलेंस्ड है इसलिए कोई भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फोर्सेस क्या है, पेयर्स में काम करते हैं। आप चाहे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, वो ऑब्जेक्ट भी आप पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही होगी, बट अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाते हो, उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगा रहे हो, देन यू कैन मूव दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। और क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये जो इसका लॉ है ये क्या कहता है, दैट एवरी एक्शन हैज देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन में जो आप फोर्स लगाओगे रिएक्शन में उतना फोर्स मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब अगर मैं एक्शन में फोर्स लगाया FA तो मुझे रिएक्शन में कितना फोर्स मिलेगा, FB। और ये जो FA है और FB है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो इसीलिए हम लिखते हैं FA इक्वल्स टू -FB। दैट इज बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो आई होप कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी सा लॉ है। इस पे बेस देखो, एक सिंपल सा फनी सा एग्जांपल हम देखते हैं कि देखो ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है जेम्स हार्डन। तो इसने क्या किया, गुस्से में बॉल को जमीन पे हिट किया। अब जितने फोर्स से ये हिट किया बॉल उतने ही फोर्स से वापस आई और इसके मुंह पे लगी। ठीक है, इसके मुंह पे लगी रही है। देखो जितने फोर्स से हिट किया वापस बॉल उतने ही फोर्स से आई है। तो ये खेलते खेलते शायद थर्ड लॉ ऑफ मोशन भूल गए होंगे, हो जाती है गलती, तो इसीलिए इससे ये गलती हो गई। ठीक है, तो इसमें से हमें समझ में आ रहा है कि इक्वल फोर्स अगर ये FA है ये FB है, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो -FB हम लिख देते हैं। ठीक है, ओके, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय V इक्वल्स टू ATI कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स पूछा है, दिया क्या गया है, वेलोसिटी, और क्या दिया गया है, मास। तो फोर्स होती क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन हम जानते हैं, बट एक्सीलरेशन क्या है, dv/dt। ठीक है, और यहां पे दिया क्या गया है, v दिया गया है। तो अगर इस v को मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मास इंटू d/dt ऑफ v, v क्या है, ATI कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप। ठीक है, ATI कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं, m d/dt ऑफ AT का डिफरेंशिएशन सिर्फ आ जाएगा AI कैप। ठीक है, प्लस BT स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, BT ओके, BT J कैप। ओके, सॉरी 2BT, 2 सामने आता है ऊपर एक कम हो जाता है, दैट इज 2BT।
ओके, अब क्या दिखाना है हमें? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और मास कितनी दी गई है? 2 kg। सो ये क्या हो जाएगा? 2ai कैप प्लस मास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4b dj कैप। दिस विल बी द फोर्स। सिंपल सा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, जहां पे हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इंपल्स, मोमेंटम को समझा है। अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाकी दोनों पार्ट जैसे कि फ्रिक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सब को समझेंगे। तो इन सब वीडियोस के लिए आपको बने रहना पड़ेगा लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।